हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज की यूनिट्स क्या होती हैं। तो चार्ज की यूनिट जो आप पढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि चार्ज की यूनिट्स क्या होती हैं, प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, यूज़ करते हैं फिजिक्स में, वो कहाँ से आई हैं और कैसे उनका ओरिजिन हुआ है। देखो, हम जो पढ़ते हैं कि चार्ज ऑफ यहाँ पर हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इन SI सिस्टम, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था कूलाम होता है। ठीक है, तो मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाऊंगा कि CGS सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या होती है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स से पहले भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं, तो हम पहले वही पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। तो क्वार्क पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये आप देखना। क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं, ये भी आपके जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स उसी के तरह होते हैं, लेकिन इनका जो यूज है वो बहुत ही कम है। इनको आप जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, कभी 12th के बाद जब बड़ी क्लासेस में आते हो, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ना होता है। और जो आपका होता है स्पेस के लिए पढ़ते हैं फिजिक्स, वहां पर इनका बहुत यूज होता है, वो बाद का काम है। पहले आप पढ़ें, इनके टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स। पहला क्या क्या होता है, पहले का नाम होता है अप क्वार्क, दूसरा होता है आपका डाउन क्वार्क। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, जिस तरह आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल एज्यूम करते हो, उसी तरह क्वार्क पार्टिकल्स भी फंडामेंटल पार्टिकल्स ही होते हैं। बस इनकी स्टडी स्टूडेंट्स बहुत ही कम फॉर्मेट में कर पाते हैं, तो इसलिए इनको पता नहीं होता बच्चों को। तो थर्ड पार्ट जो आपका ये है वो आपका है, इसे वो कहते हैं स्ट्रैंड पार्ट, सही क्वार्क। अब जो आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवमेंट के बाद इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल होता है या एलिमेंट्री चार्ज होता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप पढ़ते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। और केमिस्ट्री में भी आपने जब पढ़ा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वहां भी आपने पढ़ा है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। हमें पढ़ना है जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जैसा आप पढ़ते हैं 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। और जो आपका चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है आपका 0। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, जो आपका चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो आपका होता है 0। तो मुझे आपको इन दो के बारे में बताना है कि ये तो हमने एज्यूम प्लस एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली हुए हैं। ठीक है, मुझे आपको पढ़ाना है कि जो आपका चार्ज ऑफ प्रोटॉन वैल्यू ये क्यों होती है और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0 क्यों होता है। तो बस आपका फोकस बोर्ड पे हो, सीधा बोर्ड पे आ जाओ, ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। आ जाइए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सीधे बोर्ड पर आ जाओ। जो आपका प्रोटॉन होता है उसके अंदर आपके 2 अप क्वार्क होते हैं
चलो पहले आपको बेसिक्स और दे देता हूं नॉलेज। तो चार्ज ऑफ जो आपका अप क्वार्क होता है, चार्ज ऑफ अप क्वार्क वो होता है 2/3 टाइम्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। चार्ज ऑफ अप क्वार्क क्या होता है? 2/3 टाइम्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। अब आपका चार्ज ऑफ जो डाउन क्वार्क होता है, चार्ज ऑफ डाउन क्वार्क वो होता है -1/3 इंटू ई। ये आपका यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज है। और जो आपका चार्ज ऑफ स्ट्रेंज क्वार्क होता है, चार्ज ऑफ स्ट्रेंज जो क्वार्क होता है उसकी वैल्यू भी -1/3 इंटू ई होती है। तो आपको ये लर्न हो उतना ही बहुत है। ये ऐसे क्यों होता है अभी आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो आपको आवश्यकता है वो इस बात की है कि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जीरो क्यों होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव होता है वो क्यों होता है, और सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है कि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जीरो क्यों होता है। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे जैसे आपकी स्टडी बढ़ती रहेगी, आगे बढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे आप, तो आपको नए नए रीजंस मिलते रहेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको रीजन दे रहा हूं आपके लिए वो सफिशिएंट है। ये आपका चार्ज था, चार्ज ऑफ स्ट्रेंथ क्वार्क, चार्ज ऑफ स्ट्रेंथ क्वार्क था ये, मिट गया 1/3 इंटू ई। अब देखिए, तो मैं सीधा पहले प्रूव करता हूं कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो आपका होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम्ब क्यों होता है। और ये आपको पता है ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल टू है, चार्ज ऑफ, ये आपकी वैल्यू है चार्ज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, ये इक्वल टू क्या होता है, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। तो जो इजी है उसको लिख रहा हूं मैं, एलिमेंट्री चार्ज, ये ठीक रहेगा आपके लिए। आ जाओ, जो आपका प्रोटॉन होता है, फोकस बोर्ड पे हो, जो आपका प्रोटॉन होता है उसमें 2 अपक्वार्क होते हैं, 2 तो आपके होते हैं अपक्वार्क, और एक जो होता है वो होता है आपका डाउन क्वार्क। आप इस तरह कह सकते हैं कि जो आपका एक प्रोटॉन है वो 2 अपक्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बनता है। अब चार्ज ऑफ अपक्वार्क मैंने आपको पढ़ाई है कि क्या होता है 2/3 इंटू ई होता है, और चार्ज ऑफ डाउन क्वार्क मैंने आपको क्या पढ़ाया है 1/3 इंटू क्या होता है, ये आपका ई होता है। तो ये वैल्यू क्या होगी, ये हो गया आपका 4e/3 माइनस का e/3, आप एलसीएम लेंगे 3, ये क्या बचा 4e माइनस का e इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, ये आ गया 3e/3, और ये आपका आपका आ गया है, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां ध्यान देखना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या हो गया ई, और ये ई क्या होता है आपका एलिमेंट्री चार्ज होता है, एलिमेंट्री चार्ज होता है। और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू आपको पता ही है क्या है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। दोबारा बताता हूं, कभी कभी सर न एक सांस में क्या क्या बताते चले गए। जो आपका प्रोटॉन होता है 2 अपक्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बनता है। अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है 2e/3, डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -1/3 इंटू ई, या ई माइनस की बाई 3। ये आपकी वैल्यू आ गई, ये प्रूफ हो गया चार्ज ऑफ प्रोटॉन। दो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, वो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपके आगे कॉन्सेप्ट्स आएंगे कि नेगेटिव, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होता है, वो आपका एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली दोनों वेज से प्रूव हो चुका है, तो हमें वो यहाँ पर प्रूव नहीं करना है। हाँ, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जीरो क्यों होता है, ये आपके लिए बहुत मेन कॉन्सेप्ट है जो आप अभी 9th क्लास से पढ़ते आए हैं। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन आप जो पढ़ते हैं, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, जीरो। तो आज तक आपको पता भी है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो
आपके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स वर्ल्ड 1.0। ये हमारी स्टार्टिंग की वीडियो शूट होने स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो हमें आप सभी का प्यार चाहिए। तो आपको यदि अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें, हमारी वीडियोस को देखते रहें, आपकी नॉलेज से इंक्रीज ही होगी। तो कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, किसी भी चैनल पढ़ा रहा है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, आप ट्यूशन पढ़ते हैं कहीं पर भी, तो आप एक काम करा करो, बस किसी भी टीचर की पॉजिटिव जो उसके अंदर पॉजिटिव उसका एबिलिटी है उसको गेन करो, नेगेटिव छोड़ दो। उसके लिए बाहर भी कुछ भी कहना, बुराई करना कि वो ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, आप बस टीचर के अंदर अपना काम का देखो। यदि आपको लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से आपके लिए बहुत अच्छा है, नॉलेज मिल रही है, पढ़ो, बस ये है। तो हम पढ़ने वाले हैं चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जीरो क्यों होता है। अब देखिए, जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, उसके अंदर एक अप क्वार्क होता है। न्यूट्रॉन के अंदर एक तो आपका होता है एक अप क्वार्क होता है और दो होते हैं डाउन क्वार्क। इसके अंदर दो होते हैं आपके डाउन क्वार्क। आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि वन न्यूट्रॉन इज मेड अप वन अप क्वार्क एंड टू डाउन क्वार्क। तो अप क्वार्क का चार्ज मैंने आपको पढ़ाया था कितना होता है, 2/3 इंटू ई। तो ये कंपटीशन में जो आपके 10th लेवल के बाद कॉम्पिटिशन होते हैं, या कभी कभी जो आप सिंपल फॉर्मेट के कॉम्पिटिशन जैसे एनडीए हो गया, एयरफोर्स एक्रोबाई ग्रुप हो गया, वहां पर ये पूछा भी गया कि वन अप क्वार्क का वैल्यू कितनी होती है। तो ये आपको बस ये याद रखना है। और जो आपका डाउन क्वार्क है उसके लिए क्या पढ़ाई थी मैंने आपको, 1/3 इंटू ई। तो ये आपका हो गया 2/3 इंटू ई माइनस का 2e/3, ये हो गया, और वैल्यू क्या आ गई 0। तो जो आपके लिए अभी डाउटफुल था अभी तक, सही है, हमारी वीडियो जानने से पहले कि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जीरो क्यों होता है, तो मैंने आपको प्रूवमेंट कर दिया है कि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जीरो क्यों होता है। तो रीजंस और भी हैं, लेकिन जो आपके लिए सफिशिएंट है आपको वो बताया जा रहा है। देखो जितनी भी वीडियोस मेरी आएंगी मेरे चैनल पर आएंगी, जैसे ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसे आपका अलग कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा कुलाम्स लॉ, तो जो भी टॉपिक आपका खत्म हुआ करेगा मैं सीधे उसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके लिए सफिशिएंट हो सकते हैं हमारी तरफ से कि आपका बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए प्लस कॉम्पिटिशन में आपके अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए मैं बस आपसे ये चाहता हूं कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हों आप उनको बहुत फोकस के साथ समझें। दो कुछ बच्चे जो बायो के देखते हैं, फिर इसके चैनल किसी भी चैनल पर पढ़ते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, आपको हमारे चैनल पर क्या होगा, कोई भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले उसमें जो भी मैथमेटिक्स पोर्शन यूज हुआ करेगा मैं उसकी वीडियो उस टॉपिक से पहले बना के अपलोड क्या करूंगा। जैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अभी इसके बाद कुलाम्स लॉ, तो उसमें क्या है, आप 11th में फिजिक्स में पढ़े होंगे वेक्टर एनालिसिस, जो कि मैंने रियलाइज किया मैं कम से कम 15 सालों से ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूं और बैचेस में अच्छी खास स्ट्रेंथ रहती है मेरे यहाँ पर। बस मैं ये चाह रहा था कि जो मेरी नॉलेज है वो सभी के पास पहुंचे, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन आने का अपना डिसीजन लिया है। तो मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए उसका जो मैथमेटिकल टूल्स रहते हैं उनकी वीडियो अपलोड होंगी। जैसे इसके बाद जो हमारी वीडियो आने वाली है वो होगा, सही है, टूल्स ऑफ फिजिक्स, वो भी वेक्टर से आपका जो रिलेट करते हैं, वेक्टर उसमें यूज होगा। मैं आपको वेक्टर्स को, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं, और आपने पढ़ा होगा जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, उनका निकालने के लिए रिजल्टेंट अपोजिट होती है इनको लेस कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब दो वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पर होती हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो मैं वो सब कुछ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, इसी के बाद जो हमारी वीडियो होगी प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, उसमें होगा टूल्स ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टू वेक्टर, तो मैं आपको उसके बारे में पढ़ाऊंगा। बस मैं आपको दो ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी चैनल पर कोई भी चैनल वाला, कोई भी यूट्यूबर जो पढ़ा रहा है वो बहुत मेहनत कर रहा है, मैं अपने लिए कह रहा, सबके लिए कह रहा हूं। दो जो टीचर पढ़ाता है वह क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, उनका जो टाइपिस्ट होता है वो टाइप करता है, तब जाके आपके लिए एक
एक ये मान लो अच्छा माहौल तैयार हो पाता है पढ़ाई के लिए। तो आप कोई भी किसी भी यूट्यूबर की आप बुराई ना करें, वो बहुत मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो वो फ्री शिक्षा है या वो अपना चार्ज कर रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो कोई भी आपके लिए मान लो मैं आप अभी सारे कंटेंट फ्री रहे, आपको फ्री वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बस जैसे अभी तक मैं ऑनलाइन नहीं था तो मैं दूसरों की जो वीडियोस देखता था उसमें सब कहते हैं टीचर्स कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, तो बस ये उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो सब कुछ पैसा ही नहीं है, सही है। जब पैसा एक बात की बात है, स्टार्टिंग में क्या है, आप हमारा चैनल देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो उस समय क्या मिलता है कि हाँ भाई बहुत बच्चे हमें देख रहे हैं, तो हम उससे मोटिवेट होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके लिए वर्क करेंगे, वीडियोस लाएंगे। अब जैसे अब बस ये है कि न्यूमेरिकल्स पोर्शन, आप यदि आपको IIT JEE क्वालिफाई करना है, नीट क्वालिफाई करना है, NDA आती है, एयरफोर्स एक्स्ट्रा ग्रुप आती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, बाद के बाद मान लो आपकी MSc BSc MSc हो जाती है, आपको बाद में कभी, सही है, नेट UGC नेट होता है, CSIR नेट होता है, देना हो फिजिक्स से, तो न्यूमेरिकल्स पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूं, मैथ्स का टीचर हूं, तो मैं फिजिक्स में अपनी मैथ्स की एबिलिटी को यूज करना चाहता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो आप बिल्कुल भी घबराना मत न्यूमेरिकल से। मेरे जो फॉर्मेट है, मेथड्स हैं, वो इतने इजी हैं कि यदि आप बिल्कुल फोकस होकर बोर्ड पर देखते हो तो न्यूमेरिकल्स आपको सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो ये आपका ये हमने कमेंट कर दिया है। दो, अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये तो आपका हो गया है कि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन एक जीरो क्यों होता है। एक न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। अप क्वार्क की वैल्यू इतनी होती है, डाउन क्वार्क की वैल्यू क्या होती है, सही है, माइनस के E/3 होती है। आप इतना सिंपल वे में है 2E/3 माइनस का 2/3 होगी, जीरो हो गया, ठीक है। अब तो जो मैं आपको अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, दो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, सही है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। दो इनके लिए मैं आपको बिल्कुल अभी शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इनको डिस्क्राइब करूंगा बहुत लॉन्ग फॉर्म में। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो जो मेथड ऑफ चार्जिंग होता है वो आपके मेनली 3 टाइप्स होते हैं, मेनली 3 टाइप। जो आपका पहला टाइप्स होता है वो होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। दो आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूंगा कि ये क्या होता है कि दो आपके पास कंडक्टिंग सब्सटेंस है, आप उनको किसी आवाज से अटैच कर दीजिए या बिल्कुल उनको पास पास रख दीजिए, लेकिन कांटेक्ट में वो कांटेक्ट कर रहे हो, तो ये मेथड होता है, सही है, कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। जो दूसरा होता है वो होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन, या मैं आप छोड़ दो, इसे छोड़, इतने बहुत है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और जो आपका तीसरा होता है उसे बोलते हैं जी, ये आपने पढ़ भी रखा है, फ्रैक्शनल चार्जिंग। अब आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो ये होता है आपके पास दो सब्सटेंस है, उनको आपने टच करा दिया तो क्या होता है, चार्ज फर्स्ट बॉडी से दूसरे बॉडी पर क्या हो जाता है, सही है, ये मतलब ट्रांसफर हो जाता है। ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। क्या होता है इसमें, क्या है कि आप क्या काम करें कि आपके पास दो बॉडीज हैं, या इनको प्लेटफॉर्म में मान लेते हैं, एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इस पर चार्ज क्या पॉजिटिव, तो होता यह है चार्जिंग बाय इंडक्शन में इसकी इनर प्लेट पर इसकी अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर क्या आएगा आपका नेगेटिव। तो ये होता है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। और इसको मैं और ज्यादा ब्रीफ ये मतलब को डिस्क्राइब करने के लिए जब मैं करूँ न्यूमेरिकल्स, तो आपको सब मैं वहां समझाऊंगा कि ये मेथड किस किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, तो ये भी आपका मैं इनके ऊपर टोटल आपके वीडियोस होंगी, न्यूमेरिकल्स होंगे, तो अभी मैं आपको समझाऊं और समझ में ना आए, इससे अच्छा तो ये है कि और आपका टाइम बचे
क्योंकि जो आपका 12th है प्लस साथ में आपका कंपटीशन है, तो आप इस तरह पढ़ो, वो स्टडी हार्ड ना हो, मतलब स्टडी स्मार्ट होना चाहिए। आप कम पढ़ो और ज्यादा आप आउटपुट दे पाओ। अब ये नहीं है आप पढ़ते 15 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हो और एग्जाम होते हैं या कॉम्पिटिशन होता है, उसमें कोई भी आपका आउटपुट नहीं मिलना। तो आपकी स्टडी स्मार्ट होनी चाहिए, ना कि स्टडी हार्ड हो। अब देखो, जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कुलाम्स लॉ। ठीक है, आप उसमें पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ। तो मैं आपको बता दूं, कुलाम्स लॉ को पढ़ाने से पहले जो मेरी वीडियो आएंगी वो मेरी वीडियो होंगी आपकी, ये मान लीजिए मैथमेटिकल टूल्स, सही है, फॉर फिजिक्स। तो उसमें आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, उनको बताऊंगा, जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है न्यूमेरिकल्स में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं चलो आपको अभी बता देता हूं, जो मैं कुलाम्स लॉ में यूज करने वाला हूं, ठीक है, वो आप ये सुने, इसे छोड़ो अभी, इसे बाद में पढ़ेंगे। देखो, मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। तो सबसे पहले जो आपका इसमें टूल्स होगा वो आपका है वेक्टर से रिलेटेड, जिसे आप कह सकते हैं वेक्टर एनालिसिस। तो ये आपने 11th में पढ़ा है, वेक्टर आपका जितना भी पढ़ा है उससे आगे मैं आपको समझा रहा हूं। दो, मैं आपको ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, इसमें जो मुझे यूज करना है न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बता रहा हूं, और प्लस जो आपके डेरिवेशंस होंगी उनके अंदर मुझे यूज करना है, ठीक है। और जो आपको ये आपके एफर्ट्स कम कर देगा न्यूमेरिकल को सीखने के लिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए है। तो पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम है, कोई भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, लेट ए, तो होता क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो कि ये उसका होता है मैग्नीट्यूड और साथ में होता है ये, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। आप इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा, इसलिए कह रहा हूं सीधे आप बोर्ड पर आ जाइए बस। तो ए एक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या काम वर्क करता है। सबसे पहले आप एक बात सुने, तो कोई भी, अब ये जो आपका नाम लिख रहा हूं पहले, वेयर इसे पढ़ते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये आपका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और जो आपका ए कैप होता है, ए कैप इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। अब सबसे बड़ी वैल्यू है कि इसका यूज क्या है, सभी से पढ़ तो लेते हैं, यूज पता नहीं होता कि इसका काम क्या है। देखो, आपने 9, 10 में पढ़ा है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब वो सुनना कैसे यूज करते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि नो, ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, आपको सब पता है। ये आपकी एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है सीधा बोर्ड पर। और जो जेड होता है ये ऐसा होता है बाहर की तरफ, ठीक है। अपने यहां बैठे हो, छत का कोना देख लीजिए, ये एक्स ये वाई ये आपका जेड होता है। अब होता क्या है, मैंने आपसे कहा कि फोर्स है, मैंने आपसे कहा कि फोर्स है आपका, और वो फोर्स 10 न्यूटन है। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अब या तो हम क्या करेंगे, हमें बताना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में है। मैं आपसे कहने लग जाऊं कि आपका टूवर्ड्स टू क्या आपका ईस्ट है, मान लो ये आपका फोर्स ईस्ट की तरफ है, तो हम जब इसको ऐसे लिखेंगे, या मैं आपसे ये कह दूं कि जो फोर्स है ये एट एक्स एक्सिस है, एट
एक्स एक्सिस पर है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, वेक्टर इक्वल्स टू tan आई कैप, और ये आपका न्यूटन। अब देखो ये क्या है, स्टैंडर्ड है, ये जो आपके होते हैं एक्स एक्सिस पर जो आपके यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, जे वाई पे जो होता है वो क्या होता है आपका जे कैप, और जो जेड पे होता है वो क्या होता है जी आपका के कैप। जो आपके वेयर, मैं इनको नाम बता रहा हूं, वेयर आई कैप कोमा जे कैप एंड के कैप आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब आप कहोगे सर ये नया वर्ड कहां से आ गया, क्या है? दो, जब भी कभी टू या मोर देन टू क्वांटिटीज कोई भी आपस में 90 एंगल पर हो, टू नहीं दो से ज्यादा, तो उनके लिए ना तो वर्ड यूज करते हैं परपेंडिकुलर, ना ही वर्ड यूज करते हैं नॉर्मली, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑर्थोगोनल। तो हिंदी मीडियम वाले जो बैठे हैं उनके लिए है, इसे हिंदी बोलते हैं लंब कोणीय इकाई सदिश, ऑर्थोगोनल, साथ में वर्ड जोड़ना है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो अब मैंने आपको जो बताया था कि कोई वेक्टर क्वांटिटी ए है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो साथ में ये रिप्रेजेंट क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी। ए कैप इज रिप्रेजेंट, कहीं जगह यहां पर लिख देते हैं, ए कैप इज रिप्रेजेंटेड, ए कैप इज रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो किसी भी क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन को। ऐसा ना हो कि आपको बस दो, अभी आप जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ को हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में, और जब उसको ड्राइव करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो इस कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले ये पढ़ा, ये रीजन है। तो वेक्टर एफ 10 न्यूटन मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। लेट, ये सब मैंने एज्यूम कर रहा हूं मैं, लेट वेक्टर एफ कुछ क्या होगा 10 आई न्यूटन। अब 10 आई का मीनिंग क्या है, देखो अब मैं आपको चीजें बताता हूं, उसे बहुत ध्यान सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से। देखो मैंने आपसे कहा कि वेक्टर, कोई भी आपका वेक्टर एफ फोर्स है, मैंने आपसे कहा 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप और माइनस के 4 के कैप। इसका मीनिंग क्या है, पहले इसका मीनिंग समझें, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स वेक्टर फॉर्म में भी आपको दे देते हैं, वो वहां पर होते हैं। इसका मीनिंग सुनना क्या है, इसका मीनिंग यह है कि जो आपका ये जो है 3 आई का मीनिंग है 3 न्यूटन फोर्स, सही है, एट एक्स एक्सिस। 10 जे का मीनिंग क्या है, 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स एट वाई एक्सिस। 4 के कैप है, माइनस 4 कैप क्या करते हैं, 4 न्यूटन फोर्स, 4 न्यूटन फोर्स एट नेगेटिव जेड एक्सिस। तो जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप किसी से ही पढ़ लीजिए, जरूर नहीं मैं हूं, कोई भी हो, तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वेक्टर फॉर्म में, जो आप 11th पे पढ़े हैं, मैं इतना सही मानकर चल रहा हूं कि बेसिक्स नॉलेज आपको है पहले थोड़ी बहुत, तो इसको हम, इसका मीनिंग मैंने यहाँ लिखा है। तो हमको जो क्या पढ़ने वाली, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वेक्टर ए इक्वल्स टू, मैं लिखा ए कैप। अब मैं आपसे कहता हूं ए कैप की वैल्यू क्या आएगी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ही ये कहते हैं। तो वेक्टर ए कैप की वैल्यू क्या आएगी, ए कैप आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन, तो ए कैप निकाल रहा हूं मैं, ए कैप इक्वल्स टू आपका आएगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आएगा आपका वेक्टर ए इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये दो। अब जब आप किसी बुक से पढ़ोगे, ये बहुत ध्यान सुनना,
तो बुक में क्या करते हैं, बुक वाले जो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे हम यहाँ तो वेक्टर लगा रहे हैं, ये बोर्ड आपकी कॉपी है, बुक वाले वेक्टर क्वांटिटी को पर वेक्टर नहीं लगाने के हैं, वो उसे डार्क कर देंगे। बहुत ध्यान सुन लीजिए, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है बुक वाले उसको क्या कर देंगे, डार्क। तो आप कंफ्यूज मत होना, वो इसको ऐसे लिखेंगे। दूसरा काम जो उनका होता है मैग्नीट्यूड, जैसे मैं इसको कह रहा हूं, मैं इसको तो ऐसे लिख रहा हूं और ऐसे लिख रहा हूं, वो क्या काम करते हैं, मैग्नीट्यूड को बहुत ही, या तो वो ऐसे लिख देंगे तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन एक दिक्कत आती है बच्चों को, वो दिक्कत ये आती है, वो कहते हैं जी ये क्या है, वो उसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, लाइट। यहाँ तो क्या सेम दिख रहा होगा आपको, जो आपका मैग्नीट्यूड होता है वो उसे लाइट कर देते हैं। अब सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, दो यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं वो आपने पढ़ रखा है पहले, ठीक है। हमें मेन काम है कि किसी भी वेक्टर को उसके आप डिवाइड कर दीजिए मैग्नीट्यूड से, तो वो क्या होता है, आपका यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या काम करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन कहाँ को। दो अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अलग बात है, बट हम कैसा पढ़ते हैं, जेके में पढ़ते हैं। मैंने आपसे सिंपल में कहा कि अगर पढ़ने वाले जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने आपसे कहा 10I, मैंने आपसे कहा 10I, जो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम। दो फिजिक्स में यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा कि बताओ जी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर 10I न्यूटन पर कूलम है, इसका तो मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग ये है कि 10 जो आपके 10I लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 10 है और उसकी वो क्या है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, इसका मीनिंग ये होता है। तो ये जो आपका आई कैप है, ये जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ दैट फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वीडियो में यहीं पर खत्म करते हैं। अगली वीडियो जो आपकी आएगी वो कूलम्ब्स लॉ होगा। जैसे ही मैं आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ा दूंगा सीधे स्टार्ट हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स। देखो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं पहले, तो न्यूमेरिकल्स का लेवल मैं थोड़ा सा अप रखूंगा। अब ये नहीं है कि फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें वैल्यू पुट अप कर दी और ऐसे न्यूमेरिकल्स कराए, ना तो आप ऐसे बोर्ड में आते हैं ना ही कॉम्पिटिशन में आते हैं। तो आप किसी की भी वीडियो देखें तो आप इस बात से जज ना करें कि आपको हर चीज समझ में आ रही है। यदि आपको हर चीज समझ में आ रही है तो ये मान लीजिए वो बहुत ही आपको सिंपल पढ़ा रहे हैं, नहीं एफर्ट तो उसमें भी लगाएंगे, लेकिन वो आपके लायक नहीं है, आप कहीं और पढ़ो। तो जो न्यूमेरिकल्स का लेवल होगा वो थोड़ा सा अप होगा, जिससे आपके कॉम्पिटिशन में आपको हेल्प मिले, प्लस बोर्ड में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। तो जैसे आपका IIT मेंस होता है, तो IIT मेंस NDA एडवांस देने के लिए, नीट देने के लिए, यदि आपको 12th के बेसिक्स क्लियर हैं, 12th के फिजिक्स के बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप अपनी स्टडी को एक हायर लेवल तक लेके जा सकते हैं। बेसिक्स ही क्लियर नहीं है और आप ये सोचते हैं कि हम कहीं कोचिंग कर लेंगे हमारे नंबर बेस्ट आ जाएंगे, तो नंबर कोचिंग से नहीं आते हैं। कोचिंग वाला, या मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको कितना समझ में आ रहा है, आपने स्टार्टिंग से अपना IQ लेवल को कितना इंक्रीज कर रखा है, नंबर उससे आता है। कोई भी कॉम्पिटिशन में क्वालिफाई आप उससे कर पाओगे, ये नहीं कि हम कोचिंग लगा लेते हैं तो नंबर आए। तो कोचिंग वाले भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, मैक्सिमम यूट्यूबर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो आप जब तक अपने बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे, आप कोई भी कॉम्पिटिशन निकाल ही नहीं सकते। तो अब ये नहीं है कि वो बेसिक क्लियर नहीं है तो वो होने के ही नहीं है, वो हो सकते हैं। आप अपनी जो आपकी मेहनत है उसे आप कंटिन्यू रखो, आपके लिए हम भी मेहनत करेंगे। बस ये है, अपने एफर्ट्स को छोड़ो मत। एक सबसे बड़ी वैल्यू है रेगुलरिटी रखना आपको पढ़ाई में, ठीक है। तो हमारी जो अगली नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर होगी और उसमें क्या होंगे, सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो